हेलो फ्रेंड्स एंड यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस। और इस वीडियो में हम लोग फार्माकोविजिलेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है यानी कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो फार्माकोविजिलेंस का आज का स्वरूप है उसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के पीछे क्या कारण है कि हम ये टॉपिक आज आपके सामने लेकर के आए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सभी बच्चे आजकल आसपास देख रहे होंगे कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारतवर्ष में नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का जो सेलिब्रेशन है वो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा कराया जाता है। और इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो है वो हमारे भारतवर्ष में एनसीसी यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में है। किस चीज के लिए? जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया चल रहा है, जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका वो है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। उसने एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का जो आयोजन पिछले 5 वर्षों से लगातार वो कर रहे हैं। इसकी जो डेट होती है वो होती है 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक, यानी पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष ये 17 सितंबर से 23 सितंबर तक हम लोग नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का सेलिब्रेशन करते हैं। अब ये सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? ये सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति ड्रग्स या मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, यानी सभी लोग जुड़े हैं वैसे तो डायरेक्टली देखा जाए, बट फिर भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो हमारी नर्सेज हैं और जो पेशेंट्स इटसेल्फ है यानी कि जिसको ये दवाएं खानी है, या आम जन जो है उनको इस बारे में जागरूक किया जाए कि जो भी ड्रग्स हैं उनके द्वारा जो इफेक्ट, जो इंटेंडेड इफेक्ट्स हैं, जो उनके काम की चीजें वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन किसी ड्रग को लेने पर अगर कोई ऐसा इफेक्ट हो रहा है जो कि अनवांटेड इफेक्ट है, जो कि हमने पहले से कभी देखा ही नहीं, तो उसकी रिपोर्टिंग की जाए ताकि ड्रग्स और जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सके और पेशेंट्स को सही इलाज जो है सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके, और जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनसे लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इस पूरे जागरूकता को करने के लिए नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का आयोजन जो है वो हर वर्ष जो है सितंबर के महीने में किया जाता है। और फार्मेसी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उनको कहा जाता है कि वो ड्रग एक्सपर्ट्स हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्हें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी ड्रग्स के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और कौन सी ड्रग कब देनी है कब नहीं देनी, या अगर कोई एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसका रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है। तो मैं इन सभी चीजों को बड़े ही आसान तरीके से हमारे सभी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वो जान पाए कि फार्माकोविजिलेंस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग इफेक्ट या इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं। आसान तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इसके बारे में बात ही करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो ये 4 बातें लिखी है, इसमें से कौन सी बात सही है आप अपना दिमाग लगाना तुरंत शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके पीछे का भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, वी नो दैट देयर इज अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज फार्माकोलॉजी, और उसी का एक पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी कि कोई ड्रग्स हम दे करके किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या डायग्नोसिस इत्यादि कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है 2 चीजें, एक तो बताई जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा बताया जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। और ये क्या है और क्यों बताया जाता है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इस प्रकार से नेचर ने डिजाइन किया है कि हम किसी भी बाहरी चीज को हमारा शरीर एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, चाहे वो कोई बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी हो या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स हो। तो जितने भी हमारी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो सभी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं वो किसी भी सोर्स से हो सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एलोपैथी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केमिकल्स, क्योंकि ये सभी जो ड्रग्स होती हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आपका आयुर्वेदिक ड्रग्स हो, हर्बल ड्रग्स हो, ये सभी जो है उन सभी में कुछ ना कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। और ये केमिकल्स जो होते हैं वो मिनरल सोर्स से हो सकते हैं, सिंथेटिक सोर्स से हो सकते हैं आपके, या फिर जो है वो नेचुरल सोर्सेज से हो सकते हैं, हर्बल ड्रग्स हो सकती हैं, एनिमल सोर्सेज से हो सकते हैं। इन सभी केमिकल्स को जब हम एज अ ड्रग या मेडिसिन या किसी काम के लिए हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, खाने पीने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो उन ड्रग्स को या उन केमिकल्स को हमारे शरीर से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करता है।
उसके एब्जॉर्प्शन को करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को करता है, उसके एक्सक्रीशन के बारे में बात करता है। तो हम इसी को कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। प्लस वही जो केमिकल या जो ड्रग्स हैं जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो कौन से बायोकेमिकल चेंजेस लेके आ रही हैं, वो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को किस प्रकार से चेंज कर रही हैं, साइकोलॉजी को किस प्रकार से चेंज कर रही है। अगर हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं तो वो बता दी जाती है कहाँ पर, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये दोनों चीजें हमें ये भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, हम किस जगह से आते हैं, हमारी मेंटल या फिजिकल कंडीशन कैसी है, या कोई एक रिस्क फैक्टर हो सकता है डिफरेंट चीजों में, जैसे बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट लेडीज में। तो हमारी जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके के इफेक्ट कई बार दे सकते हैं। और इसीलिए जो 4 बातें लिखी हैं अब उनको हम उन पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इतनी सारी चीजें जानते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी मेडिसिन आर सेफ? इसमें से सबसे सही बात कौन सी है? तो पहला बात ये लिखा हुआ है ऑल मेडिसिन आर सेफ, यानी जितनी भी मेडिसिन हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं वो सभी सेफ हैं। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी, क्योंकि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, और कौन से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कई बार जाते हैं गांव में या ऐसे इलाकों में, तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कई सारे लोगों के पास बहुत सारी दवाएं होती हैं। तो वो बोलते हैं भैया ये वाला चूरन खा लो या ये वाला प्लांट ले लो, इसको पीस करके पी लेना, खा लेना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो आप बोलते हो ये हमेशा सेफ हो ये जरूरी नहीं है। कि हर्बल मेडिसिन है तो सेफ होंगी ये जरूरी नहीं है। दूसरा कह सकते हैं कि अप्रूव मेडिसिन आर सेफ, जितनी भी अप्रूव मेडिसिन हमारे आसपास हैं क्या वो सेफ है, यानी हम बिना किसी डॉक्टर के कंसर्न के, बिना किसी फार्मासिस्ट के कंसर्न के, बिना किसी जानकारी के क्या दवाओं को खा सकते हैं, यानी कि ये भी बात सही नहीं है, यानी ये सेफ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्क होगा और वो हमें मालूम नहीं है। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं क्या कि सब कोई मेडिसिन जो है सेफ नहीं, यानी हमें दवाएं खानी ही नहीं चाहिए, तो ऐसी बात भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सारी मेडिसिन जो है वो सेफ नहीं होती। जब हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम उसके सेफ्टी पर्पस को भी ध्यान में रखते हैं और उसके सेफ्टी प्रोफाइल के द्वारा ही उसको हम लेते हैं। लास्ट बात ये लिखी है कि नो मेडिसिन इज विदाउट रिस्क। यहाँ पर इन चारों बातों में सबसे सही बात जो है वो आपको ये दिखाई दे रही है, क्योंकि हर दवा के साथ अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो हम क्या करते हैं, उसका रिस्क और बेनिफिट दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद कब दवा को लेनी है, कैसे लेनी है और कब नहीं लेनी है, इन सभी बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो इतनी सारी चीजें जब हम लोग जानते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि एज पर जो हमारा फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, वो बहुत सारे इवेंट्स करता रहता है, बहुत सारी बातें जो है वो लोगों को बताने की कोशिश करता रहता है, जागरूक करता रहता है। तो वहीं से ये स्लाइड जो है मैंने ली है उनकी वेबसाइट से, जहां वो ये बता रहे हैं कि एवरी मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन हमारे आसपास हैं, चाहे वो अप्रूव्ड मेडिसिन हो, चाहे वो हर्बल ड्रग्स हो, चाहे वो हमारे एलोपैथिक ड्रग्स हो, उन सभी का, और वो मेडिकल डिवाइसेस जो कि हम अपने शरीर के ऊपर यूज करते हैं किसी भी बीमारी के डिटेक्शन के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसमें हेल्प करने के लिए, तो उन सभी के साथ कुछ ना कुछ एडवर्स इवेंट जो है वो जुड़े होते हैं। एडवर्स इवेंट का मतलब है कोई भी अनवांटेड या अप्रत्याशित इवेंट्स, ऐसी चीजें होना, ऐसी घटनाएं हो जाना जो कि हम नहीं चाहते थे कि हो, जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अब अगर ये एडवर्स इवेंट जो है वो किसी, मतलब इसका एक चीज और भी है कि जरूरी नहीं है कि दवा खाने से या उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की वजह से हुआ। मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक दवा जो है वो ली, आपने वैक्सीन के दौरान एक मजाकिया वाला एक मजेदार वाक्य सुना होगा, जब कोविड की वैक्सीन दी जा रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम वैक्सीन जब ले लिए तब से हमारे अंदर ऐसी पावर आ गई है कि हम कोई भी लोहे की चीज हमारे बॉडी के अंदर चिपक जाती है। अब ऐसी बात अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो ये एक एडवर्स इवेंट वो बता रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद ऐसा हो रहा है, बट जब हम उस पर रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है इट इज नॉट सो थिंग कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि, और ऐसा होता भी नहीं है, ये मे बी फेक हो सकता है। या कोई व्यक्ति दवा खा रहा था और दवा खाने के बाद इलाज ले रहा और वो फिसल के पानी की वजह से गिर गया और उसको चोट लग गई, तो वो ये कहे कि मैं दवा खा रहा था इसलिए मुझे चोट लग गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कई बार, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को खाने के बाद, जैसे कैफीन आपने ले लिया, तो कैफीन लेने के बाद आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आपने कहा कि मैंने एक दवा खाई कैफीन और उसको खाने से मेरे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया कि ये दवा से सीधे जुड़ा हुआ इफेक्ट है। तो इस तरीके के इवेंट जो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो कई बार दवाओं से जुड़े भी हो सकते हैं और कई बार दवाओं से जुड़े नहीं भी हो सकते हैं, उन सभी को हम एडवर्स इवेंट के रूप में रखते हैं। लेकिन अगर वो दवाओं से जुड़े हो तब उसे हम लोग
एडवर्स ड्रग इवेंट के रूप में जानना शुरू करते हैं, और उसका जो इफेक्ट है उसी को एडवर्स ड्रग इफेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जितनी भी ड्रग्स हैं आपके आसपास या जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें से काफी सारे का एडवर्स इवेंट या साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स की से आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, यानी आपके सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, अस्थमा हो सकता है। और ऐसी जो ड्रग्स है वो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे नाइट्रोफ्यूरोटीन है, मीथोट्रिक्सेट है, वो लंग्स पर इफेक्ट डालते हैं। यूरिनेशन की बात करें, यानी यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना और घटाना, ये दोनों चीज हो सकता है किसी दवाओं को लेने से, जैसे कैफीन का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। इसके साथ ही साथ कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो भी इस तरीके का इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। जॉन्डिस या लिवर इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो ये एक कॉमन साइड इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि NSAIDs के द्वारा यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, जैसे आइबुप्रोफेन है, इन सभी ड्रग्स के साथ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये लीवर में जाकर के मेटाबोलाइज होती हैं और कई बार लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं अगर आप इनकी सही मात्रा नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से काफी सारी ड्रग्स जो है वो हमारे GI ट्रैक्ट को यानी कि एब्डोमिनल पेन करते हैं, वहां पे डिस्टर्ब करते हैं, लूज मोशन हो सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, और ये कॉज करने का काम भी जो है वो NSAIDs के द्वारा होता है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, जो हमारा साइक्लोफिनैक है या फिर डाइक्लोफिनैक है, इन सभी के साथ हमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो साइड इफेक्ट्स के रूप में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इची स्किन्स है, रेडनेस है, ब्लैक रैशेस है या हेयर फॉल है, ये भी कई बार जो है वो आपका जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो हमें NSAIDs के साथ, कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ या एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स के साथ ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। डफनेस या एब्डोमिनल विजन की अगर बात करें तो ये भी कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि कुछ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग्स होती हैं जैसे जेंटामाइसिन है, उसको लेने पर कई बार ऐसा होता है कि जो विजन है उसमें प्रॉब्लम आती है या हेयरिंग जो है वो लॉस जो है वो हल्का फुल्का थोड़ी देर के लिए हो जाता है, तो ये एडवर्स इवेंट के अंतर्गत आएगा। हेडेक है, फीवर है, सिवरिंग है, वीकनेस है, टाइटनेस है, ये बहुत सारे कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे कि अभी हम लोग कोविड वैक्सीन का नाम ले रहे थे तो उसको लेने पर ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी, या नॉर्मल किसी वैक्सीन के साथ भी होता है। तो ये तो हो गया कि आप कोई भी ड्रग जो आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये कह रहा है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी केमिकल कंपाउंड एज अ ड्रग जब हम उसे लेते हैं तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं या एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कई बार जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि हम अपने शरीर के ऊपर यूज करते हैं उनकी क्वालिटी इशू के कारण, उसमें जो लीकेज है, पुअर क्वालिटी मटेरियल के कारण भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं या एडवर्स इवेंट अराइज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इंजेक्शन देना है लेकिन उसमें लीकेज है, तो जो जितनी मात्रा में इंजेक्शन जाना चाहिए या स्मूथली जाना चाहिए वो नहीं हो रहा, ऑयल कंटेंट कम है तो कई बार उसमें पेन ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। कई बार जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं उसकी क्वालिटी सही ना होने की वजह से या उसमें फॉल्स रीडिंग जो है वो हम पढ़ पाते हैं, तो हम डायग्नोस करना चाह रहे थे या कोई चीज जानना चाह रहे थे बट हम सही से जान नहीं पाए तो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करता है, इसीलिए फॉल्स रीडिंग हो सकती है। कई बार जो है हम कोई मेडिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें इचिंग वगैरह हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो इन्फेक्शन का चांस है वो हो सकता है क्योंकि वो पूरी तरीके से अगर सैनिटाइज नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। कई बार जब ग्लव्स वगैरह हम लोग लगा रहे थे या हम लोग मास्क वगैरह लगाते हैं तो उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो ये सभी जो है वो एडवर्स इवेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे के स्लाइड्स में सामने की कोशिश करेंगे कि एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, या फार्माकोविजिलेंस क्या है और क्यों आया। तो सबसे पहले तो अब हम ये जाने कि व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, या ये है ही क्या और इसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। तो फार्माकोविजिलेंस जो है, अगर हम शाब्दिक रूप से इसको देखना चाहें तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो फार्माको, दूसरा विजिलेंस। तो दो शब्द टूट रहे हैं। अब जो फार्माको जो शब्द है वो कहां से आया, वो आया फार्माकॉन से। फार्माकॉन जो है वो एक ग्रीक शब्द है, हम सभी जानते हैं, फार्मेसी अगर स्टूडेंट हैं तो हमें ये भी पता है कि जो फार्मा शब्द है वो यहीं से आया। तो ग्रीक भाषा से फार्माकॉन जो है ये शब्द लिया गया, जिसका सीधा सा मतलब होता है मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कोई भी जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं जो कि हम लोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम लोग फार्माकॉन के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा जो शब्द है वो है विजिलेंस, और विजिलेंस जो है वो विजिलिया शब्द से लिया गया है, फ्रॉम द लैटिन भाषा। जो लैटिन भाषा है वहां से हमें विजिलिया शब्द मिला। इसका सिंपल सा मतलब होता है टू कीप वॉच, अलर्ट रहना, या फिर वॉचफुलनेस, यानी ध्यान से पूर्वक किसी चीज पर नजर रखना, उसी को कहते हैं विजिलेंस। हम सभी जानते हैं कि विजिलेंस की टीम आती है और वो छापा मारती है, तो उसी तरीके से हमें भी दवाओं के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक नजर रखने की आवश्यकता है, और जहां पर यह काम किया जाता है उसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज फार्माकोविजिलेंस, यानी दवाएं जो हैं उनके ऊपर हमें नजर रखने की आवश्यकता है, उनके इफेक्ट्स और उनके साइड इफेक्ट्स दोनों पर।
नेक्स्ट, जो फार्माकोविजिलेंस है अगर उसको हम लोग और क्लियर करें तो हमें पता चलता है कि ये एक साइंस है जो कि रिलेट करता है अबाउट द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। अगर एक लाइन में बात करें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्रग्स की सेफ्टी के बारे में, क्या कि ड्रग कितना सेफ है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कितना सेफ है। एक और खास बात है कि हम सभी अगर अलग अलग हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग खान पान हम लेते हैं, तो हमें कई बार जो सेफ्टी इश्यूज हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स हमारे ऊपर अलग तरीके से इफेक्ट कर सकती है, इंडिविजुअल व्यक्ति पर अलग तरीके से इफेक्ट कर सकती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जो फार्माकोविजिलेंस है वो प्रमोट करता है सेफ यूज ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, जो मेडिसिन उनके सेफ यूज को करता है। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है बैलेंस इंफॉर्मेशन, जो बैलेंस इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द असेसमेंट, यानी कि जो हम लोग जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, यानी कि किसके बारे में? जो रिस्क और बेनिफिट प्रोफाइल है मेडिसिन का, यानी मेडिसिन के साथ कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं और कौन कितने बेनिफिट्स हैं, इन दोनों के जो बैलेंस बनाना है वो बैलेंस समझने में भी फार्माकोविजिलेंस जो है हमारा मदद करता है। अब हम कह दें कि हमने एक नया केमिकल कंपाउंड ढूंढा है जो कि एक इतनी अच्छी एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है कि वो सभी तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देता है, लेकिन उस ड्रग के साथ दुनिया भर के रिस्क हैं अभी कि वो ड्रग्स लेने पर और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके बाल गिर जा रहे हैं, आपकी आंखें जो है वो खराब हो जा रही हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो रिस्क कितना है उसके साथ और बेनिफिट कितना है, और इनके बैलेंस हम लोग बनाएंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, अगर एंटी कैंसर ड्रग है और उससे बाल हमारे गिर जाते हैं तो दोबारा बाल आ जाएंगे, लेकिन कैंसर सेल्स को बेहतर मारता है, तो ये ड्रग जो है वो हम लोग दे सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारा पेन वगैरह होता है, लेकिन वो इफेक्ट जो है वो उसके जो बेनिफिट्स है उसके ऊपर है रिस्क, तो हम वो ड्रग देते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो भी ड्रग्स आप ले रहे हो उसमें कुछ चीजें जो है वो होती हैं, यानी रिस्क भी होगा वहाँ बेनिफिट भी होगा, तो रिस्क और बेनिफिट दोनों के बीच का बैलेंस देखने की जरूरत है। अगर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला जो हमारा कंपाउंड है उसके रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है और बेनिफिट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ऐसी ड्रग को हम लोग अनएक्सेप्टेबल मानेंगे, यानी इस ड्रग को हमें तुरंत मार्केट से हटा लेना चाहिए। किसी पेशेंट को ये दवा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका रिस्क जो है वो बेनिफिट से ज्यादा है। उल्टा जितनी भी ड्रग्स आजकल अवेलेबल है उसमें हम लोग इस रिस्क और बेनिफिट जो बैलेंस है उसको जरूर देखते हैं, और हम देखते हैं जो उसका बेनिफिट है अगर वो ज्यादा है और रिस्क थोड़े बहुत है, साइड इफेक्ट्स कुछ आ रहे हैं, खुजली हो रही है, बुखार हो जा रहा है, थोड़े बाल गिर जा रहे हैं, या हल्का फुल्का वो कोई और नुकसान इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज कर रहा है, तो फिर इसका जो रिस्क है वो कम माना जाएगा और रिस्क का जो बेनिफिट है वो ज्यादा है रिस्क से, तो ये एक्सेप्टेबल ड्रग हो जाएगी। यानी ऐसी ड्रग्स को हम मार्केट में ला सकते हैं, और इसी बैलेंस का असेसमेंट करने के लिए फार्माकोविजिलेंस बहुत अच्छे से हमें मदद करता है। कैसे मदद करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि WHO के द्वारा जो फार्माकोविजिलेंस है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो WHO बड़ा ही सिंपल सा एक डेफिनेशन हमारे सामने रख देता है कि ये एक साइंस है और एक्टिविटीज है, यानी साइंस तो है ही, ज्ञान तो इसमें लगेगा, विज्ञान तो है ही उसमें, लेकिन एक एक्टिविटी भी है, ध्यान रखने वाली एक्टिविटी है, ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम क्या क्या कर सकें, हम डिटेक्ट कर सकें। किस चीज को डिटेक्ट करना है आपको? एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे इफेक्ट्स जो कि अनवांटेड इफेक्ट्स हैं और हमें पहले से पता है या नहीं है किसी भी ड्रग के प्रति, ऐसे इफेक्ट जिसकी जरूरत नहीं है, यानी हम दवा दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट वो कुछ और फर्दर प्रॉब्लम्स लेकर के आ रही है, उसको हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट बोल रहे हैं। और ये एडवर्स ड्रग इफेक्ट का डिटेक्शन करने में, उसका असेसमेंट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और फिर उसको रोकने में, ये सारा काम जो हम करते हैं वो हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर करते हैं। साथ ही साथ एडवर्स ड्रग इफेक्ट के साथ ही साथ अगर कोई ड्रग जो है वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बॉडी के अंदर जाकर के, तो उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका अंडरस्टैंड करते हैं और उसका प्रिवेंशन, यानी कि असेसमेंट करने का मतलब है आकलन करना कि ये कितना जरूरी है, गैर जरूरी है या कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस आकलन को करने में हमारा फार्माकोविजिलेंस जो है वो मदद करता है, यानी कि ये एक साइंस है और क्या है, एक्टिविटी है, ये सारा काम करने के लिए। आइए अब थोड़े से इससे टर्मिनोलॉजीज जो जुड़ी हुई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई फार्माकोविजिलेंस इज सो इंपॉर्टेंट और इसकी आवश्यकता ही क्यों है। तो जब हम दो तरीके से ड्रग्स देखते हैं, एक तो जो न्यू ड्रग्स है, जो आप नया रिसर्च चल रहा है, कोई नई दवा आप लेकर के आ रहे हो, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो आई या उसके लिए हम कोई नई दवा ढूंढ रहे हैं, और दूसरा चीज है जो ओल्ड ड्रग्स मेडिसिन जो पहले से अवेलेबल है,
जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, या कोई भी जो ड्रग जो आप मार्केट में पहले से अप्रूव्ड होकर के आई है। तो जब हम नई ड्रग की खोज करते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर ओल्ड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस दोनों को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। जब आप नई ड्रग को खोज रहे हो तो 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो जो है उसकी इफिकेसी क्या है, यानी वो कितना इफेक्टिव है आपके शरीर के अंदर जाने के बाद। दूसरा उसकी सेफ्टी कितना है, और तीसरा उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये तीनों चीजें काफी मैटर करती हैं कि आपका ड्रग जो है वो कितना सेफ बनेगा या कितना इफेक्टिव बनेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हम लोग जो है प्री क्लिनिकल, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जो भी नया ड्रग खोजते हैं तो उसके लिए हम लोग प्री क्लिनिकल जो है स्टडीज करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज करने के बाद जो कि सेफ्टी प्रोफाइल को कर जाने के लिए होता है, इसके बाद फिर हम लोग जो है डिफरेंट फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जिसमें फेज 1 होता है, फेज 2 होता है और फेज 3 होता है। ये 3 फेजेस करते हैं। और जो फेज 4 होता है वो होता है पोस्ट मार्केट सर्विलांस, यानी कि एक बार मार्केट में जाने के बाद उस पर हमेशा नजर रखी जाती है कि कोई और साइड इफेक्ट्स वगैरह तो वो शो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा नई दवाओं को खोज करने का तरीका होता है। तो जो प्री अप्रूवल डेवलपमेंट होता है किसी ड्रग का, यानी कि मार्केट में जाने से पहले उसमें जो भी हम लोग आकलन जो असेसमेंट करते हैं उसमें 3 चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहला होता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग ड्रग की एफिकेसी और उसकी क्लिनिकल सेफ्टी के बारे में जानते हैं। जो हमारा फार्माकोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो हमारी ड्रग की सेफ्टी को बताने के लिए किए जाते हैं। और जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग हम करते हैं, जो प्री जो है हमारा आपका क्लिनिकल ट्रायल में जाने से पहले हम करते हैं, वो हमारी ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी को बताने के काम में आता है। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं और फिर जो है हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इनमें खास बात क्या होती है कि ये जो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं वो स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स के साथ करते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप के साथ करते हैं, उसके बाद कुछ पेशेंट्स की संख्या बढ़ा देते हैं और 1000, 1200, 10,000 मैक्सिमम तक जो है हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल है वो चलता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में चलता है, स्पेशलाइज्ड वे में चलता है। तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो एसोसिएटेड रहती हैं, जैसे कि जो हमारा जो नया ड्रग, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले ड्रग को हमने ढूंढा है, या जो नई ड्रग हम ढूंढ रहे हैं, नया ड्रग जो बना रहे हैं, नई मेडिसिन जो बना रहे हैं, उसके साथ जो है जो ऑथराइजेशन होने के समय, यानी उसको मार्केट में आने के समय हमारे पास कुछ डेटा जो है वो लिमिटेड एक्सपीरियंस का डेटा जो है अवेलेबल रहता है। उसके पीछे के कारण क्या है? पहला कारण ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल में वो स्मॉल नंबर्स तक होते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले हमने 100 लोगों को दिया, 50 लोगों को दिया, फिर 10 को दिया, फिर 100 को दिया, और तीसरे राउंड में जाते जाते 1000 लोगों तक मैक्सिमम ये ड्रग दी गई और उनके डेटा को कलेक्ट किया गया और जो इफेक्ट्स आए हैं उनको ध्यान में रखा गया और रिस्क और जो बेनिफिट प्रोफाइल हमने कहा वो हम बैलेंस किए और मार्केट में लाने के लिए उसको अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया। यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक हम गए और उसके बाद हमने डेटा दिया। लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो काफी स्मॉल नंबर्स हैं। दूसरा, यहाँ पर जो रेयर टाइप ऑफ एडीआर मिल रहा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमने कहा हम 1000 लोगों में ही इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं 1 या 2 लोगों में कभी बार जो है जो सीरियस टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो देखने को मिलेंगी। यानी कि सब में नॉर्मली दिख रहा है कि मान लीजिए कोई ड्रग हमने दी, उसमें वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं दवा खाने के बाद, या हल्का सा उसका शरीर का तापमान बढ़ जा रहा है, ये तो हो रहा है। लेकिन किसी एक व्यक्ति में उसने लीवर पे या लंग्स पे जाकर के कोई प्रॉब्लम कॉज की, तो ये जो एडीआर है, सीरियस एडीआर से उसका डिटेक्शन बहुत ही रेयर हो जाता है, क्योंकि संख्या जो है वो काफी कम है। तीसरी चीज है कि जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं उसमें बड़ा ही स्पेसिफिक उसको रखते हैं, यानी हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाते हैं कि अगर ये होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर्टिकुलर बीमारी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को कैसे रखना है। तो जो टेम्परेचर है कमरे का, जो पानी हम पिला रहे हैं, जो हम खाना खिला रहे हैं, वो सब कुछ बहुत ही क्लियर रखते हैं। लेकिन जब पेशेंट अपने घर पर उस दवा को खाने वाला है, तो हम सभी के घरों में एसी लगा है कि नहीं लगा, हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, हमारा भोजन क्या है, हम हर्ब्स कितना खाते हैं, हमारे खाने में मसाला कितना है, तेल कितना है, ये सारी चीजें हम कंट्रोल घर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हम हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। उनका खाना पीना, उसका एज, सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हाईली सेलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर, मान लीजिए हम एंटी डायबिटिक एजेंट ढूंढ रहे हैं, तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं केवल उन्हीं को दवा खिला रहे हैं और
कई बार जो पेशेंट है वो सिर्फ डायबिटीज से ही पीड़ित है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट सेटिंग में जो व्यक्ति उस डायबिटिक की दवा को लेने जा रहा है, डायबिटीज की दवा को लेने जा रहा है, वो डायबिटिक होने के साथ साथ बीपी का भी उसको प्रॉब्लम हो, मे बी वो स्ट्रोक का भी पेशेंट हो सकता है कि उसको लीवर किडनी से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो और वो उस दवा को ले रहा है, तो क्या इफेक्ट्स आएंगे ये हमें उसके बारे में कोई जानकारी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं नई दवाओं का पोस्ट ऑथराइजेशन या प्री ऑथराइजेशन, तो बड़ा ही एक्सीलेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट रखी जाती है, यानी उन पर पूरी तरीके से निगाह रखी जाती है, विजिलेंस रखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा आर्टिफिशियल कंडीशंस है उसको पूरी तरीके से हम क्या करते हैं फॉलो अप करके काम करते हैं। तो कई बार उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रू रिजल्ट्स नहीं है, वो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमें सही ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब मार्केट में जाए और डिफरेंट एरिया के लोग उसको परचेज करें खाएं, तो कई बार उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमें बाद में पोस्ट मार्केट सर्विलांस पता चलती है। इसीलिए हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में फेज 4 करते हैं, और ये फेज 4 जो है उस पर तब तक ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो मार्केट में नहीं चली गई, यानी जो पुरानी दवाएं हैं। अब आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पुरानी दवाएं हैं, ओल्ड मेडिसिन हैं जो पहले से अवेलेबल हैं, उनके लिए हम फार्माकोविजिलेंस क्यों करते हैं या उनके ऊपर हमें एडीआरस के ऊपर उनको ध्यान क्यों रखना पड़ता है, ताकि जो उसका क्लिनिकल सेफ्टी प्रोफाइल है हमारी ड्रग का, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकें, यानी बता सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो डिफरेंट लोग हैं, यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अगर वो ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, बच्चों में क्या इफेक्ट आ रहा है, बूढ़े व्यक्तियों में क्या इफेक्ट आ रहा है, किसी क्रॉनिक डिसीज से कोई पेशेंट अवेलेबल है पहले से ही और उसको अगर वो दवा दी जा रही है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई रिस्क अवेलेबल है जो कि हम पहले से नहीं जानते थे या फिर नए रिस्क ग्रुप में वो चीजें निकल के आ रही हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो रेयर एडीआर है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग खाएंगे, अब 1000 से 10,000 हो गया, 1 लाख लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग वो दवा तक जा चुकी है, तो जो डिफरेंट एडीआर ऐसे निकल करके आ रहे हैं, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन से कुछ चीजें निकल के आई और माना गया कि जो है वो हार्ट पर रिलेटेड कोई इफेक्ट डाल रहा है, तो वो इफेक्ट जो है वो रेयर एडीआर है, जो कि 0.1% लोगों में ऐसा होता है। तो वो हमें बाद में पता चलने लगता है जब हम ज्यादा दिन तक जाते हैं तब। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है रेयर एडीआर्स का, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का, वो हमें पता चलता है। जो बेनिफिट रिस्क रेशियो है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर्स के लिए, जो पेशेंट्स के लिए, या फिर जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो उसको यूज करते हैं, तो यूज करते समय किन बातों का ध्यान रख सकते हैं हम लोग ताकि उन एडीआर से हम दूर हो सकें, उसको अपडेट करने के लिए भी, उन इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए भी हमें फार्माकोविजिलेंस का जो है मदद मिल जाती है और हमारे लिए बड़ा ही काम हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे, बार बार जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है वो भी हम लोग को समझना चाहिए। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं या जो ये एडीआर होते हैं, ये किसी भी ड्रग का वो रिस्पॉन्स है जो कि नॉक्सियस है, यानी कि हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक मतलब यह है कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है जबकि जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अनइंटेंडेड है, यानी कि जानबूझ करके नहीं किया गया, हमें मालूम नहीं था कि ये भी इफेक्ट आ सकता है जबकि वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और एक खास बात है कि ये उस नॉर्मल डोज पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि पैरासीटामोल जो है वो लीवर को नुकसान पहुंचा रही है। तो कब नुकसान पहुंचा रही है? ज्यादा अगर आप मान लीजिए कि 500 mg जो है वो प्रिस्क्राइब डोज है, लेकिन आप 700 mg 800 mg ले रहे हैं, तो लीवर पर नुकसान पहुंचा रही, तो उसे हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन तब बोला जाएगा कि अगर वो 500 mg में ही लीवर को नुकसान पहुंचा रही है, तब उसे हम लोग एडीआर बोलेंगे, यानी कि नॉर्मल डोज में यूज किया जा रहा है ड्रग को और वो एक हानिकारक या अनइंटेंडेड जो यूज है उसका वो निकल के आ रहा है। और ड्रग्स जो है वो नॉर्मली किस काम के लिए यूज की जाती है? दवाओं जो है वो हम क्यों यूज करते हैं? किसी बीमारी के रोकथाम के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, या उसकी थेरेपी करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का मॉडिफिकेशन करने के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं, लेकिन उस जो इंटेंडेड यूज है उसका, उसके अलावा कोई इफेक्ट्स अगर उसमें आ रहे हैं, तो वही क्या कहलाएंगे? हमारे एडीआर्स कहलाएंगे। अब ये जो एडीआर्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, साथ ही साथ अनप्लीजेंट रिएक्शंस होती हैं जो हमें आवश्यक नहीं होती हैं, और ये किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट के देने के दौरान ये एराइज हो सकती हैं, उसी को हम लोग एडीआर बोलते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड
अनडिजायर्ड या फिर एक्सेसिव रिस्पॉन्स है, यानी जितनी मात्रा चाहिए। मान लीजिए हमने कहा कि हम ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई दवा बनाए और ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहिए, बट वो हाइपो चला जा रहा है, बहुत ही कम ब्लड शुगर कंट्रोल कर दे रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ले जा रहा है ड्रग, तो ये एक्सेसिव रिस्पॉन्स भी नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड, अनडिजायर्ड या एक्सेसिव जो रिस्पॉन्स है वो अगर ड्रग का आ रहा है, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करें, यानी उसका जो ट्रीटमेंट हम उस ड्रग के द्वारा कर रहे हैं वो हमें रोक दिया जाए। और इसके अलावा उसकी जो थेरेपी है उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती है, तो एडीआर ये सारी चीजें जो है वो हमें इंक्लूड करके हम उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं वो है एडवर्स इवेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि एडवर्स इवेंट जो है वो एक अनटोवर्ड अकरेंस है, यानी कि वो जो हम नहीं चाहते हैं, जानबूझ करके हम नहीं चाहते, ऐसा कुछ हो रहा है जो कि अप्रत्याशित है। और ये कई बार जो है, एक ध्यान रखने वाली बात है कि एडवर्स इवेंट जो होता है वो कई बार नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे ट्रीटमेंट के साथ ही कैजुअल रिलेशन में हो, यानी कि वो हो भी सकता है कि दवाओं के देने से या ट्रीटमेंट के करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या अपने आप हो रही है। जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल दिए कि दवा खाया और पैर फिसल के गिर गया, तो इसका मतलब नहीं कि दवा खाने से आपका पैर फिसला, ठीक है, बट दवा खाने से आपको वॉमिटिंग आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये दवा के द्वारा हो सकता है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी किसी ट्रीटमेंट के दौरान कोई मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है और उसके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई दवाओं के ट्रीटमेंट के दौरान, उसका कोई अंग भंग हो गया, उसमें किसी तरीके की फिजिकल नॉर्मलिटीज आ गई या डेथ तक हो गई, तो इन सभी इवेंट्स को हम लोग एडवर्स इवेंट के अंतर्गत रखते हैं। अब एडवर्स ड्रग इवेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा हमें लगेगा कि हम एकदम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि कोई भी इंजरी या कोई प्रॉब्लम जो है वो किसी भी मेडिकल इंटरवेंशंस की वजह से हो रही है, खास करके एक रिलेशन टू द ड्रग, जहां पर हमें मालूम है कि ड्रग की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट बोलते हैं। और ये एडवर्स ड्रग इवेंट जो होते हैं वो कई बार मेडिकेशन एरर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, मेडिकेशन एरर क्या मैं अभी आगे बताता हूं, या फिर जो एडीआर हम बार बार बोल रहे हैं कि दवाएं खाने से डिफरेंट लोगों में डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं या एक पर्टिकुलर एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, तो वो उसके कारण भी हो सकता है। और ऐसे किसी भी इवेंट को हम लोग एडवर्स ड्रग इवेंट बोलते हैं। ये कई बार नॉर्मल ड्रग इवेंट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खाया, थोड़ा सा उसको कमजोरी फील हो रही है, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ठीक है, चलो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा। बट कोई सीरियस हो रहा है, मतलब कि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो गया या लो हो गया, या फिर उस दवा को खाने की वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसकी डेथ तक की कंडीशंस प्रोड्यूस हो जा रही है, तो इसको हम लोग सीरियस ड्रग इवेंट के रूप में जानते हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट के रूप में जानते हैं। मेडिकेशन एरर क्या है? मेडिकेशन एरर जो है वो एक ट्रीटमेंट को का फेल्योर है, यानी कि जो हम किसी भी पेशेंट को जो ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं और एक पोटेंशियल हार्मफुल चीजें हमको उस ट्रीटमेंट के दौरान दिख रही है, यानी हम ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पा रहे, उसी को हम लोग मेडिकेशन एरर के रूप में जानते हैं। मेडिकेशन एरर जो है वो एक प्रिवेंटेबल इवेंट है, अगर हम ये समझते हैं, जानते हैं, तो हम उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और ये कई बार लापरवाही की वजह से हो सकता है। लापरवाही कहाँ कहाँ हो सकती है? जो हम ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, यानी जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जब दवाओं को प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो प्रिस्क्राइब करते समय उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि हम दवाओं को बिना सोचे समझे, कई बार गलतियां हो जाती हैं कि हम उसका इंटरेक्शन भूल जाते हैं। दो दवाएं हम एक साथ दे रहे हैं और उसमें हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज रहा काफी समय तक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था। एडमिट होने की वजह से वो लगातार, पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में लेटा रहता है, लेटने की वजह से जो इलाका उसका बेड के टच में है, कई बार वहां पे मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा और मॉइस्चर होने की वजह से धीरे धीरे वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। अब वो पेशेंट ठीक होकर के घर चला गया, फंगल इन्फेक्शन 8-10 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन बाद वो विजिबल होने लगेगा, और जब वो विजिबल होने लगेगा और पेशेंट ने, मान लीजिए डॉक्टर साहब से वो मिला और वो खोल के नहीं दिखा पा रहा है अपनी शर्ट्स वगैरह, और वहां पे बात कर रहा है कि सर जब मैं दवाई खाता हूं तो मुझे इचिंग होती है, खुजली होती है, और उस खुजली की वजह से डॉक्टर साहब को लग रहा है कि खुजली जो हो रही है वो दवाओं के एडीआर की वजह से हो रहा है, साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो वो कोई भी जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वगैरह उसमें लगा करके कि खुजली रोकने के लिए हम दवाएं दे दें। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रिस्क्राइब करते वक्त कि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है या खुजली हो रही है। तो फंगल इन्फेक्शन हुआ दूसरे कारण की वजह से, बट हमने जो है उसको समझा नहीं, तो जो फंगल इन्फेक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा? हमारा एडवर्स इवेंट कहलाएगा।
फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ट्रीटमेंट दूसरी चीज का कर रहे थे। लेकिन प्रिस्क्राइबिंग गलती क्या हो गई कि फंगल इन्फेक्शन की जगह हम दूसरी ड्रग जो है खुजली कम करने की दवा दे रहे हैं, जबकि हमें पता चलना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वी कैन डू सम एंटी फंगल क्रीम वगैरह देकर के उसको ठीक किया जा सकता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है वो है ट्रांसक्राइबिंग का। ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसको बिना समझे हम, जो फार्मासिस्ट है खास करके, वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं कि डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सही से उसको पढ़ ही नहीं पाए और जो दवा उसको देनी थी उसकी जगह किसी दूसरी दवा का उन्होंने क्या कर दिया, डिस्पेंसिंग कर दी, दे दिया। डिस्पेंसिंग के दौरान भी गलती हो जाती है कि जो दवा देते समय, जैसे मान लीजिए हम टेट्रासाइक्लिन्स दे रहे हैं और हम कह रहे हैं, उसको पेशेंट को बताना भूल गए कि जो है आप इसके साथ जो है मिल्क नहीं लेना है या मिल्क प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना है क्योंकि उसके साथ उसके एब्जॉर्प्शन को वो नुकसान पहुंचाता है, या कोई 2 दवाएं जो है वो कितने इंटरवल के बाद खानी है, 3 टाइम्स अ डे खानी है या 2 टाइम्स अ डे खानी है। और 3 टाइम्स अ डे का क्या मतलब है कि 8 घंटे के अंतराल पे खानी है ताकि वो बेहतर तरीके से आपको इन्वॉल्व करे। तो ये सारी चीजें जो है वो मेडिकल एरर के अंतर्गत आ रही है क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से डिस्पेंस नहीं किया जा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो दवाएं खिलानी है, कब खिलानी है, किस चीज के साथ खिलानी है, किस फ्लूइड के साथ खिलानी है, ये अगर हमें नहीं समझा तो भी प्रॉब्लम है। टेट्रासाइक्लिन हम दूध के साथ खिला दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, उसे पानी के साथ लेना है, 2 दवाओं के बीच में क्या इंटरवल होगा, दवा देने का सही समय क्या होगा, ये सारा कुछ अगर हम समय से ध्यान नहीं रखेंगे, या इंजेक्शन देते समय मान लीजिए आईवी इंजेक्शन है लेकिन उसको आईएम दे रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं जो कि नर्सेस के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, पेशेंट के द्वारा खुद भी हो सकती हैं। इसके अलावा एडहेरेंस का मतलब है कि जो प्रिस्क्रिप्शन या जो ट्रीटमेंट डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पेशेंट को बताया गया है वो एडहेरेंस यानी उस पर एडहेयर नहीं कर पा रहा है, यानी उसको फॉलो अप पूरी तरीके से नहीं पा रहा। मान लीजिए 2-4 दिन में उसको आराम हो गया तो दवाएं खाना उसने बंद कर दिया, या अपने मन से किसी दवा का डोज उसने बढ़ा लिया या कम कर लिया, या 3 टाइम्स अ डे को उसने 1 टाइम अ डे में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो प्रॉब्लम है वो एडहेरेंस के अंतर्गत आती है। और जो मॉनिटरिंग है उस ड्रग की, वो कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहा है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति, ना नर्स, ना डॉक्टर, ना पेशेंट, ना फार्मासिस्ट, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग जो है वो सही से नहीं हो पा रही, यानी कौन सी दवा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या हमने कोई दवा बदल तो नहीं दी, अपने मन से कोई चीज तो नहीं कन्वर्ट कर ली, तो वो भी हम पर ध्यान देखने की जरूरत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर एराइज हो रही हैं, कोई एडवर्स ड्रग इवेंट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेडिकेशनल एरर के अंतर्गत डालेंगे। तो इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया फार्माकोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन और आपको समझ में आया कि वो क्यों जरूरी है, ये सारा उसका इंपॉर्टेंस। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में ये फार्माकोविजिलेंस की शुरुआत कैसे हो गई। तो कुछ की इवेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ की इवेंट्स डेट वाइज आपके सामने रखता हूँ। जो सबसे बड़ा की इवेंट था जो कि फार्माकोविजिलेंस को जन्म लाने के प्रति बढ़ा आगे कि इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी कि लोगों ने कहा, ध्यान आकर्षित हुआ, वो पहली प्रॉब्लम थी 1948 में। एक 15 साल का बच्चा था जिसका नाम था हेनेस ग्रीनर। ये हैना ग्रीनर जो थे, ये इसकी मृत्यु हुई उस दौरान कि हम एक सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे थे और उस समय जो है उसे क्लोरोफॉर्म दिया गया। उस समय तक जो है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था व्यक्ति को एज एनेस्थीसिया के रूप में, ताकि उसको सुला दिया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसको पेन ना पता चले। लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से, क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस बच्चे की क्या हुई, डेथ हुई। तो ये पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हम ये इसी को हम बोलते हैं ये आप एडवर्स ड्रग इवेंट बोल रहे थे। तो एडवर्स ड्रग इवेंट का ये पहला केस है जो कि रिपोर्ट हुआ कि हाँ, अगर हम लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। दूसरी सीरियस प्रॉब्लम मिली 1937 में, जो सल्फोनामाइड के इलिक्सर के द्वारा, सल्फानीलामाइड के इलिक्सर्स के द्वारा मिली। सल्फानीलामाइड का जो इलिक्सर बनाया गया उसमें एक सॉल्वेंट के रूप में डाइथाइल ग्लाइकॉल का प्रयोग किया गया और एक बढ़िया इलिक्सर बन गया। लेकिन जब ये लोगों ने लेना शुरू किया तो इसमें काफी सारे लोगों को पॉइजनिंग हुई इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि जो लोग बनाए थे, जिन लोगों ने इसका फॉर्मुलेशन किया, उन्हें पता ही नहीं था कि जो डाई इथाइल ग्लाइकॉल है ये एक टॉक्सिक मटेरियल है और इस टॉक्सिक मटेरियल को डालने की वजह से उनमें टॉक्सिसिटी जो है कॉज हुई या उसमें पॉइजनिंग जो आई। तो ये एक प्रॉब्लम आई। तो इसके आने के बाद यूएस में जो है एफएसडीए का जो है वो जो इसको आपको FDA बोलते हैं यूएस में, उसका जो है शुरुआत हुई और इसका जन इसमें हुआ ताकि ये पता चले कि जो ड्रग्स हैं उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान
दिया जा सके। फिर 1955 में जो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो एस्प्रिन हम लोग खाते हैं, वो कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उसको खाने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो रहा है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 1955 में जाकर के ये बात क्लियर हुई कि हाँ, जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट ड्रग में से एक है एस्प्रिन, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज कॉज करती है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रूप में इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी कॉज कर सकती है। ये बात हमें 1955 में जाकर के पता चली। और इसके बाद एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, और उस केस को हम लोग जो है थैलिडोमाइड जो डिजास्टर के रूप में जानते हैं, जो कि 1961 में ये बेसिकली हुआ था। तो जो थैलिडोमाइड है, इसका भी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, या इसके बाद जो फार्माकोविजिलेंस का जन्म हुआ, बेसिकली इस प्रॉब्लम के बाद जो है, इस इवेंट के बाद जो है वो हमारे फार्माकोविजिलेंस का जन्म हुआ। और इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, कुछ बड़े ही महान लोगों का हाथ है, जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर विलियम MC ब्राइट, जो विलियम मैकब्राइट थे। इन्होंने एक द लैंसेट नाम की एक पत्रिका छपती थी, जिसमें साइंस से रिलेटेड या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीज़ों को लोग लेटर के रूप में लिखते थे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा उस समय कि जो थैलिडोमाइड जो दवा है, इस दवा को लेने पर प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी वुमेन्स को लेने पर जो उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके जो लोअर लिम्स हैं उसमें कुछ डिफॉर्मेलिटीज जो है वो आ रही हैं। तो विलियम मैकब्राइट का जो लेटर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और उससे हम लोग सीख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये जो लेटर है, ये मैंने सीधे लैंसेट से निकाला, आपको नेट पे मिल जाएगा। जो लैंसेट पत्रिका है उसका ये लेटर है, और उसमें ये जो मैकब्राइट साहब, उन्होंने ये लेटर जो है वो लिखा था 1961 में। और उन्होंने इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने साफ साफ लिखा है थैलिडोमाइड एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। तो उन्होंने लिखा कि सर, जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है वो एपरमेंटली जो है वो प्रेजेंट होती है 1.5% ऑफ बेबीज में हमें देखने को मिलती है, कि जब जन्म के दौरान बच्चा आता है तो कुछ हाथ पैर टेढ़ा है या कोई एबनॉर्मलिटीज हमें जनरली देखने को मिलती है। तो ये जो एबनॉर्मलिटीज की बात आप कर रहे हैं, यही क्या है हमारे लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, अगर किसी ड्रग के द्वारा हो। एडवर्स ड्रग इवेंट है ये, बट ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये कब कन्वर्ट होगा, जब ये इन्होंने कहा कि जब हम लोग देख रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब कुछ वोमेन्स जो हैं, जो लेडीज हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जब वो थैलिडोमाइड नाम की ये जो दवा है, जो कि डाइसवेस्टल के नाम से आती थी उस समय, इस दवा को जब वो लोग ले रही हैं, तो इस दवा को लेने के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, एक एंटी एमिटिक के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, या एक सिडेटिव के रूप में ले रहे हैं। ये दवा आई थी उसी काम में। तो इसको लेने पर ये जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं वो करीब 20% तक बढ़ जा रही है। मतलब कि ये जो ADR रिपोर्टिंग हो रही है, ये क्या है, ये हमारी जो ड्रग है जो कि ADR दे रही है, और ये जो दे रही है किसमें दे रही है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान दे रही है। प्रेगनेंसी के दौरान देने का मतलब है ये हमारे रिस्क फैक्टर वाले या रिस्क ग्रुप है जिसके द्वारा हो रहा है। यानी ये दवा जब लाई गई तब ये नहीं चेक किया गया कि प्रेगनेंसी में अगर इसको दिया जाएगा तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, लेकिन इस लेटर में बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेने पर 20% जो डिफॉर्मेलिटीज हैं बेबीज में वो बढ़ जा रही हैं, और जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, जो बोन डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, वो डिफेक्टिव हो रहा है। ये सारी बात उन्होंने बताई। साथ ही साथ वो बाद में जाकर के पूछ रहे हैं कि क्या आपके आसपास भी जो लोग ये दवाएं ले रही हैं वुमेन्स, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि उस पर हम लोग ध्यान दे सकें। तो इस लेटर ने पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो आकर्षित किया कि एक दवा है जिसको हम लोग बाकायदा तरीके से यूज कर रहे हैं, और उसको यूज करने पर काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रही। तो ये वो लेटर है। इस लेटर के आने के बाद कुछ चीजें बड़ी तेजी से चेंज हुई। तो पहले तो मैं आपको थैलिडोमाइड जो ड्रग डिजास्टर है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री देख रहे हैं। तो ये जो ड्रग है वो ट्रांसक्लोनाइजर के रूप में 1957 में इसका अप्रूवल हुआ और ये मार्केट में आ गई। और इसके बाद जो पहला जो बर्थ डिफेक्ट्स का ये केस आया वो 1959 में जो पाया गया, और 1961 में वो लेटर सर ने लिखा था, और 13 रिपोर्ट्स जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स की जो है वो देखने को मिली। और फोकोमेलिया हो रहा था, यानी जो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, जो पैर है उसका देखिए, जो नॉर्मल पैर होने चाहिए उस तरीके से पैर नहीं हो रहे, कई बार जो उंगलियां है उसका चेंज हो जा रहा है, पैर जो है वो मुड़ जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसे हम लोग फोकोमेलिया बोलते हैं, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बिफोर बर्थ जो है बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान ही हो रही है। अब ये टेरिटोजेनिसिटी जो है डिटेक्ट हो रही थी, कोई भी टेरिटोजेनिसिटी जो है वो डिटेक्ट नहीं की गई थी ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग,
यानी लॉन्च से पहले जो हम लोग बोले थे ना कि लिमिटेड लोगों में करते हैं या 1000 लोगों में टेस्ट किया और कोई टेरिटोजेनिसिटी नहीं पता चली कि ये स्टमक में जो बच्चा है, जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा है, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसका कोई क्या नाम है बात ही नहीं की गई थी। तो उस लेटर के दौरान जो लेटर लिखा गया था पहले जो आपने देखा, उसको पढ़ करके जो फ्रांसिस ओकहैमन केल्सली नाम की जो हमारी एक लेडी थी जो कि यूएस एफएसडीए में काम करते थे, एफडीए में, उन्होंने यूएसए में इस दवा को यूज आया, ये दवा आई कि हम इसको दवा को हम मार्केट में लेकर के आएंगे और यूएसए में भी अब बिकेगी। लेकिन ये लेडी जो थी वो इसके बारे में जान रहे थे, इस लेटर वगैरह को उन्होंने पढ़ा था लैंसेट में, तो उन्होंने सीधे रिफ्यूज मार दिया कि हम यूएसए में इस दवा को नहीं लेकर के आएंगे। तो 1961 में उन्होंने जब इस चीज को रोका तो पूरी दुनिया की नजर उस पर गई और यूएसए के लोगों ने समझा कि इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट काम किया कि अगर किसी ड्रग का एडीआर हमें पता चल रहा है तो उसका यूज हम क्या करें, लिमिटेड करें या उसे रोकें। और इसको रोकने की वजह से उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल 1962 में यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था और आप इसके बारे में और भी गूगल वगैरह करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये सभी चीजें होने में, यानी इवेंट होने में और इस ड्रग को रोकने में टोटल 5 इयर्स निकल गए। यानी इसमें पहला विक्टिम जब मिला था तो 5 साल पहले मिला था। अगर उसी समय जब पहले किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, किसी मदर के साथ ऐसा हुआ, उसी समय अगर हम इसे रोक दिए होते तो ये 10,000 बच्चों में, रिपोर्टेड बच्चों तक ये प्रॉब्लम पहुंची, यानी बहुत सारे लोगों को इसने इफेक्ट किया। इसका ड्रग का विड्रॉल होने में 5 साल लग गए, ये सारा इवेंट होने में और पूरी दुनिया में ये बात फैलने में ये काफी समय बीता और काफी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। तो इसी को हम लोग थैलेडोमाइड डिजास्टर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद क्या क्या चेंज हुआ और फार्मा जो विजिलेंस है वो किस तरीके से डेवलप हुआ वो आपके सामने रखता हूं। तो 1962 में जो इस इंसिडेंट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारे हैरिस और कैफेन्योर जो अमेंडमेंट्स थे वो दिए गए और इसका सीधा सा मतलब नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो ये हुआ कि जब भी कोई दवा जो है वो मार्केट में आएगी उसके लिए हम लोग मैंडेटरी रूप से प्री क्लिनिकल स्टडीज करके ही उसको हम मार्केट में लेकर के आए या उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही उसको मार्केट में लेकर के आए। 1964 में यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में एक येलो कार्ड स्कीम की शुरुआत हुई, जिसका क्या मतलब था, अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी पेशेंट में, कोई भी डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट, कोई नर्स या पेशेंट खुद देखता है, वो तुरंत उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा और एक येलो कार्ड स्कीम के द्वारा फॉर्म भर करके वो लोगों को बताएगा कि ये सारी चीजें हैं और ताकि उस पर ध्यान दिया जा सके। 1968 में जो WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक प्रोग्राम जो है जिसका नाम था इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, इसकी शुरुआत की और ये कहा कि सभी देशों में इसको किया जाए और जो भी ड्रग्स हम देते हैं उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट्स हो रहे हैं, उनको हम लोग पकड़ें और तुरंत उसको रिपोर्ट करना शुरू करें। रिपोर्ट अगर आप करोगे तो भी पता चलेगा कि यह प्रॉब्लम आ रही है। 1992 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग ESOP कहते हैं और इसके बाद इसका नाम बाद में बदल करके इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस हो गया। यानी सबसे पहले यूरोपियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस बना, बाद में उसी को कन्वर्ट कर दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस में। कब किया गया? 1992 में, यानी बहुत साल पहले की बात नहीं है, 30-35 साल पहले ही ये सारा इवेंट हो रहा था और फार्माकोविजिलेंस आया। इस सोसाइटी का काम ही ये था कि वो फार्माकोविजिलेंस को लेकर के आए पूरे देश में, पूरे विश्व में, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर पाए कि जो भी ड्रग्स है उनका प्रॉपर यूज किस प्रकार से होगा, उनका सेफ यूज किस प्रकार से होगा और जो एडीआर्स हैं उनको हम लोग किस प्रकार से रिपोर्ट करें ताकि समय पर, जो थैलेडोन के दौरान हुआ कि पहला केस तो हमें पता चल गया था लेकिन 5 साल लग गए उस दवाओं को रोकने के लिए, उसका लिमिटेड यूज करने के लिए, वो प्रॉब्लम ना हो, यानी जल्द से जल्द लोगों को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन जो दिया जा सके। 1995 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो सेटअप हुआ और 2001 में यूरेड्रा विजिलेंस जो फंड हुआ और ये अभी बढ़ता जा रहा है और ये जो है संस्था वो बहुत ही बढ़िया काम करती है फार्माकोविजिलेंस के लिए पूरी दुनिया में, खास करके यूके, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फार्माकोविजिलेंस का प्रोग्राम इंडिया में है वो क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई और फार्माकोविजिलेंस की जो हिस्ट्री है इंडिया में वो कैसी है, तो 1996 इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बात की कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं भारतवर्ष में वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल के शुरू किए जाएं ताकि कोई ड्रग, उसके पहले क्या था कि मान लेते हैं कोई ड्रग किसी देश में अप्रूव्ड है या किसी मार्केट में अप्रूव्ड है, उसको हमारे देश में लेके आते थे कंपनियां और हम क्या करें, उसको कंज्यूम करवाना शुरू कर दें अपने पेशेंट के द्वारा। लेकिन 1996 में इस बात पे किया गया कि यहाँ पर भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे कि हमारे लोगों के प्रति वो सेफ है या नहीं, यानी हिंदुस्तान का जो रहन सहन है, जो
यहाँ का टेम्परेचर है, इकोलॉजी है, उसको ये मेंटेन करने पर अगर हम दवाएं देते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी क्या उनसे एडीआर्स होंगे, उसको हम लोग मॉनिटर करें। दूसरा जो है 1997 में इंडिया ने अपना जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटराइजेशन प्रोग्राम जो है, जो WHO के द्वारा किया जा रहा था पहले से, उसको उन्होंने ज्वाइन किया और हमने भी जो है पूरी तरीके से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की मॉनिटरिंग है हिंदुस्तान में वो शुरू की और ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन से ड्रग्स से कौन कौन से एडीआर्स हो सकते हैं। उसके बाद 1998 यानी इसके 1 साल बाद ही फार्माकोविजिलेंस जो है वो भारत में शुरू किया गया। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं था, लेकिन एक शुरुआती फेज में इसकी शुरुआत हुई और फिर 1999 में सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस की शुरुआत हुई, जिसमें हमारे कुछ मेडिकल के प्रैक्टिशनर्स जो फार्माकोलॉजिस्ट थे वो और कुछ फार्मेसी के लोग जो है वो जुड़ करके जो इस काम को करना चाहते थे फार्माकोविजिलेंस का, उन्होंने एक सोसाइटी की शुरुआत की जिसका नाम रखा सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस। और इसने लोगों को मॉनिटर करना, दवाओं को मॉनिटर करना, लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो शुरू किया और गवर्नमेंट से बातचीत करना भी शुरू किया कि ये इट इज व्हाई सो इम्पोर्टेंट। तो फिर इसके प्रयासों के तहत 2002 में भारतवर्ष में नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, ये ऊपर का लाइन नीचे आ गया, दैट इज सेंटर वाज फॉर्म। तो ये जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर था इसकी शुरुआत की गई और ये पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व का 67वां नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर था, जो कि WHO के अंदर जो है वो बनाया गया, WHO के गाइडलाइंस के द्वारा बनाया गया 2002 में। और 2002 और 2004 में पहली बार जो है वो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ हिंदुस्तान के अंदर, जिसके प्रयासों से भारतवर्ष में जो दवाएं दी जा रही थी उनके एडीआर की रिपोर्टिंग करना, उन पर नजर रखना, ये सारा चीज जो है वो शुरू हुआ। और इसको शुरुआत में जो है इसकी इसकी जिम्मेदारी जो है वो एम्स को जो है वो दी गई। 2005 में एक स्ट्रक्चरल क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत भारतवर्ष में हुई और 2009-10 में जो अभी हम लोग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसकी बेसिक शुरुआत जो है वो 2009-10 में हुई और ये जिस स्वरूप में आज आप देख रहे हो इसकी एक स्ट्रक्चरल स्वरूप में इसकी शुरुआत हुई, दैट इज फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009-10 में। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 2009-10 के सेशन में जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया शुरू हुआ। अब इसको थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल कर ले तो 2010 में जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग सेडेस्को के नाम से जानते हैं, न्यू दिल्ली, इसने एक नेशनल वाइड जो है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम की शुरुआत की जुलाई 2010 में और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली को इसका हमने सेंटर बनाया, दैट इज नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, NCC। किसको बनाया था? एम्स को 2010 में, जिसका काम था कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को पूरे भारतवर्ष में देखें, कहीं से भी रिपोर्टिंग हो रही है तो वो रिपोर्ट करें और इस रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट डालना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, वो सारा काम जो वो एम्स जो है वो करेगी। किसने कहा? सेडेस्को ने कहा 2010 में। लेकिन क्योंकि एम्स के पास पहले से बहुत सारा काम होता है तो वो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम इसको काम को शुरुआत तो करते हैं और फिर उसी साल जो है कुछ 22 एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स जो है वो पूरे भारतवर्ष में बनाए गए। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कुछ इंस्टीट्यूशंस में इसकी शुरुआत जो है वो की गई। लेकिन जब इस इफेक्ट को देखा गया कि यार एडीआर्स तो बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस पर एक पूरी अलग टीम की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनको दवाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी हो या जो काम ही यही कर रहे हैं कि दवाओं की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसे किसी को भी हम सेंटर में जोड़ें या उसको ये सेंटर ट्रांसफर कर दें। तो 2011 में ये जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम था इंडिया का, उसके सेफ इन और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर था उसको एम्स से चेंज किया गया और किसको दिया गया? इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जिसे आप IPC गाजियाबाद के रूप में जानते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अप्रैल 2011 में जो हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर था फार्माकोविजिलेंस का, वो एम्स से शिफ्ट होकर के इंडियन फार्माकोपियल कमीशन IPC गाजियाबाद को दे दिया गया। IPC गाजियाबाद क्या करती है? जो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है उसका काम ही क्या है कि हमारे देश में पहले तो फार्माकोपिया बनाए। फार्माकोपिया जब बनाते हैं हम तो पर्टिकुलरली जो भी ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को ही सही तरीके से चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने का ही काम बेसिकली फार्माकोपियल कमीशन का था। तो इसीलिए इसको फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के रूप में आज 2011 में अप्रैल में इसको हम लोगों ने दे दिया भारत सरकार ने। और तब से ये हर वर्ष बहुत सारा काम करते हैं। ये इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस समय हॉस्पिटल्स में बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो फार्मेसी कॉलेजेस हों
मेडिकल कॉलेजेस हों वहाँ पर AMC सेंटर्स यानी कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनके मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए और बहुत सारे ADRs जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उसको जनरली समय समय पर उसको पब्लिश भी करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस देखोगे, नेट पर देखोगे, न्यूज़ में देखोगे, पेपर में देखोगे, जो कि फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के द्वारा आते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग का। जैसे भी कुछ दिन पहले आया था कि जो हमारे वो ड्रग्स हैं जो कि सुबह गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए दी जाते हैं सुबह खाली पेट, तो उसमें आया कि नहीं खाली पेट देने पर इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए खाली पेट ना दिया जाए, या और भी कई सारे इफेक्ट्स हैं जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपको आगे भी दूंगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम का इंडिया में, उसका क्या कारण है या उसके क्या काम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। तो ये क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करता है किसी भी तरीके के वार्निंग सिग्नल्स को एक अर्ली स्टेज में, ताकि प्रिवेंट किया जा सके। जो प्रीवियसली जो नोन रिस्क हैं उनको हाईलाइट किया जा सके, जो पहले से पता है उनको हाईलाइट किया जा सके, ताकि हमें पता हो कि हम कोई ड्रग मान लीजिए कोई पेशेंट को देने जा रहे हैं, हमें पहले से पता है इसके साथ ये रिस्क है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक दें। जैसे आपसे कहा गया कि आप कोई भी NSAIDs जो है वो खाली पेट नहीं खाएंगे क्योंकि उससे गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, तो कुछ भोजन करने के बाद ही खाएं। तो ये पहले से रिस्क हम जानते हैं तो उसको हम हाईलाइट करके दे रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है, जो सीवियरिटी है नोन रिस्क की, अगर वो इंक्रीज हो रही है किसी पेशेंट में या किसी एरिया में, तो उसको तुरंत पकड़ा जाए और उसके बारे में आगे इफेक्ट जो है, जो उसका इफेक्ट है उसको कम किया जाए। दूसरा, जो न्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अगर उसमें कोई रिस्क हमको देखने को मिल रहा है तो उसके भी हम पकड़ें। जैसे एग्जांपल में हमने देखा प्रेग्नेंट लेडीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी दवा को खाने से, तो उस दवा को तुरंत रोका जाए और उसके दूसरे जो तरीके या जो सेफ्टी पर्पस है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा जो भी इम्प्रूव करना है, जो एक्सपैंड करना है सेफ्टी और इंफॉर्मेशन को, ताकि जो नॉन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हो पाए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ADRs जनरली पॉपुलेशंस में देखने को मिलते हैं ड्यू टू द एज, सेक्स, डोसेज या जो कंपोनेंट डिसीजेज हैं उनके द्वारा, जो पहले से डिसीजेज हैं, या फिर ड्रग इंटरेक्शन के द्वारा जो भी ADRs हो रहे हैं उनको हम समझें, उनको समय पर पकड़ें और उनकी मॉनिटरिंग करें। और साथ ही साथ जो है जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ADRs को, उसको एस्टिमेट करने का काम और जो एक्शंस हैं वो लिए जा सकें, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके कोई भी जो रिस्क है किसी भी ड्रग्स, मेडिसिन या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के द्वारा या किसी भी मेडिकल डिवाइस के द्वारा जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको हम क्या करें, कम कर सकें और उनको हम रोक सकें। तो उसके लिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। ADRs जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं उसकी सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो डेथ कॉज कर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर प्रोलॉन्ग जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ले आ सकता है, लंबे समय तक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे एग्जांपल्स में आपने देखा था, और या फिर कोई और मेडिकल जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो भी हो सकती हैं ADRs के द्वारा। तो इसीलिए इन पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। अब आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है, मतलब अगर आप ADR देख रहे हैं तो क्यों उनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कि जो भी ADRs रिएक्शंस हैं अगर उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो आप रिपोर्टिंग करिए। अगर कोई स्पेशल ADR आपको देखने को मिल रहा है इन द फेज ऑफ लैक्टेशन, जब मिल्क पिलाई जा रही है मदर के द्वारा, या प्रेगनेंसी के दौरान, या किसी एक पर्टिकुलर एज में देखने को मिल रहा है, कोई नई मेडिसिन है तो उसमें कोई भी ADR आ रहा है, कोई भी सस्पेक्टेड ADR देखने को मिल रहा है न्यू मेडिसिन का, उसको देना ही देना है। जो ओल्ड मेडिसिन है उनके कोई भी सीरियस या अनयूजुअल ADR किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को या किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है तो वो आपको करना है। और कोई अगर सस्पेक्टेड ADRs हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के किसी भी तरीके के, तो उसका रिपोर्टिंग करना आवश्यक है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के दौरान। अब रिपोर्टिंग कौन करेगा, ये एक बड़ा बात है कि कौन करेगा कि हाँ भैया ये एक ड्रग है, उसका ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, इसको हमें रिपोर्ट करना है, लेकिन करेगा कौन, जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है जो कि इन दवाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे फिजिशियन, सबसे पहली जिम्मेदारी तो फिजिशियन की है। फिजिशियन दे रहा है दवा, खिला रहा है या बता रहा है, लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर कोई एडवर्स प्रॉब्लम आ रही तो पेशेंट जाके उसको बताता भी है कि सर मैंने दवा खाई तो मुझे रैसेस हो गए, या रात में नींद नहीं आ रही, या मेरे बाल गिरने लगे। तो ये प्रॉब्लम जो ADRs की है वो सारा का सारा फिजिशियन को पता चला। फिजिशियन ने देखा कि पहले से रिपोर्टेड है या नहीं, अगर पहले से रिपोर्टेड नहीं है तो तुरंत क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन है, फार्मासिस्ट, क्योंकि दवाओं से रिलेटेड सारा काम फार्मासिस्ट ही कर रहा है, बनाने से लेकर के खिलाने तक का काम कर रहा है। तो अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसके सामने आ रही है, क्योंकि अगर
जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं और जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल में काम कर रहे हैं, उनसे पेशेंट सीधे डील करता है। फिजिशियन के पास कई बार समय कम होता है, लेकिन फार्मासिस्ट के पास काफ़ी सारा समय होता है, क्योंकि वो पेशेंट से डायरेक्टली मिलता है, बातचीत करता है, दवाएं उसको डिस्पेंस कर रहा होता है। तो ऐसे केस में अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन पहले से नोन है तो वो उसको बता दे, और अगर पेशेंट के को वो देख रहा है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो तुरंत क्या करेगा, जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं एडीआर के मॉनिटरिंग सेंटर, वहां पर इसको रिपोर्ट करना शुरू करेगा। इसके अलावा जो एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, जैसे मैंने कहा, पूरे देश भर में बने हुए हैं और इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में, उनका काम ही है एडीआर को पकड़ना, तो वो रिपोर्ट करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो इस हेल्थ में मिनिस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हेल्थ के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उनके सामने अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज जो है वो, इंडस्ट्रीज जो है वो दवाएं बना रही हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम पता चल रही है उनके प्रोडक्ट में, तो वो तुरंत उसको एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स पर बताएं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, जो आम लोग हैं, अगर उनके सामने ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो वो बता सकते हैं। जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, अगर उनके सामने कोई चीज़ आती है, जैसे डीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, पुलिस वाले हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं। और सबसे खास बात, जो कंज्यूमर या पेशेंट है, जैसे मान लीजिए मैं एज अ पेशेंट ही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई, मैंने दवाई खाई और उसके बाद मुझे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखा, तो मैं उसमें चुप रहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो बताने की जरूरत है। चाहे मैं फिजिशियन, फार्मासिस्ट को बता सकता हूँ, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स को बता सकता हूँ, या सीधे रिपोर्ट खुद भी कर सकता हूँ। तो ये सभी लोग जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग करेंगे कैसे? तो जो हमारा फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम जो है इंडिया का, जिसे हम लोग फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, जो कि आईपीसी गाजियाबाद के द्वारा मॉनिटर की जा रही है, उसने बहुत ही आसान बना दिया है आपके लिए इसको रिपोर्ट करना। इसके लिए 4 बेसिक तरीका है। पहला तरीका ये है कि अपने पास के एएमसी, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपके हॉस्पिटल में आप पता कर लो कि क्या वहाँ पे एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर है, या आपके जिले में कहाँ पर है एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और एक जो है फॉर्म मिलता है, उसको आप भर करके बता सकते हैं, या वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको आप सिंपल बताएंगे, वो आपके लिए फॉर्म भर देंगे। यानी कि वो एडीआर रिपोर्टिंग के जो सिंपल टूल है वो है कि एएमसी में जाकर के पता कर लें। दूसरा, हम सभी जान रहे हैं हर चीज़ का ऐप आ गया है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम अपने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हमारे आईपीसी ने बनाया है, जिसका नाम है एडीआर फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। एडीआर पीवीपीवाई करके एक एप्लीकेशन है, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर कोई भी एडीआर आपको देखने को मिल रहा है तो आप सीधे वहां पर उसको फिल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसका नंबर आप नोट कर लीजिए, 1800-180-3034, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो आज के डेट में अभी इसमें और भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए, जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम के रूप में भी आ गया है, कई सारी लैंग्वेज में आ गया है। और इस टोल फ्री नंबर पे आप बात करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सिंपल एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं। और चौथा है एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म। सिंपल एक फॉर्म आता है, और इस फॉर्म को आप गूगल वगैरह पे आराम से अवेलेबल कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल करके उसको भर करके सीधे आईपीसी को बाय मेल भेज सकते हो www.ipc.gov.in पे, या फिर जो है इस वेबसाइट से भी ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसको बाय पोस्ट भी जो है वो आईपीसी को आप भेज सकते हो आईपीसी गाजियाबाद के एड्रेस पर, ताकि इस पर जो भी रिपोर्टिंग हो रही है उसको वो ध्यानपूर्वक देख पाए। तो रिपोर्टिंग करने के लिए 4 बड़े ही आराम से मेथड्स हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट हैं, जो हम लोग हैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, एक तो ये आप समझो कि फार्माको विजिलेंस का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी या रोल ऑफ योर रोल के रूप में भी इसको तेजी से आप कर सकते हो। जो फार्मासिस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो डिटेक्शन और मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो नॉलेज है, हम लोग का जो नॉलेज होता है फार्मासिस्ट का, वो होता है ड्रग्स और डिजीजेस के बारे में बेहतर तरीके से। तो अगर कोई एडीआर आ रहा है हॉस्पिटल में या कम्युनिटी सेटिंग्स में, तो वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इनकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी है रिपोर्ट करना। हमारा काम ही जब दवाओं से रिलेटेड है, हम पेशेंट की सेफ्टी के बारे में बात करें, हमारा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की। तो जो नेशनल फार्माको सेंटर है वहां पर वो तुरंत रिपोर्टिंग करें अगर उनको किसी तरीके का कोई जो है एडीआर दिख रहा है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी तो है ही, साथ ही साथ इथिकल ड्यूटी के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग का काम है वो फार्मासिस्ट करते ही हैं, तो वो पहले से जो नॉन एडीआर्स हैं उनके बारे में तो जो हम बताते ही बताते हैं, साथ ही साथ अगर कोई इंक्रीजिंग हो रही है रिपोर्टिंग, कोई नया एडीआर आ रहा है, तो वो पेशेंट से पहले से इसको काउंसिल भी करते हैं, उसको एजुकेशन करते हैं कि भैया अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर बताइएगा इस दवा को खाने से, क्योंकि आपको डिफरेंट और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है कि कोई अलग इफेक्ट आए, अगर आता है तो आप हमें जरूर बता दीजिए।
नेक्स्ट डाटा कलेक्शन और एनालिसिस। तो जो फार्माकोविजिलेंस का प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा आप इस फील्ड में जॉब भी कर सकते हो, तो जो डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसको कलेक्ट करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना और फिर एनालिसिस करना कि ये एडीआर्स को किस प्रकार से कम किया जा सकता है या इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं एडीआर्स को, हम एडीआर्स के बारे में बात करते हैं, हम उसको समझते हैं, उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, फार्माकोविजिलेंस करते हैं, तो फिर हम पेशेंट की सेफ्टी को एनहांस करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे फार्मासिस्ट के रोल में, जो खास करके क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे क्या नाम है कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी इस काम के लिए बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने आपसे कहा कि कुछ एडीआर्स की रिपोर्टिंग जो है वो हमारे फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार की जाती है। जैसे निमोसलाइड एक सिंपल सी ड्रग है और इसका जो है, इसको फिर देखा गया कि जो 12 साल से बिलो एज के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, तो वो लीवर टॉक्सिसिटी, सीरियस स्किन एडवर्स रिएक्शंस करती हैं और इसके साथ ही साथ जो है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जैसी जो कई बार कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलती है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको बैन किया कि जो है निमोसलाइड जो है वो 12 साल से नीचे के बच्चों को ना दिया जाए। अब हमारी कंट्री में आप कहेंगे कि सर निमोसलाइड तो अभी भी अवेलेबल हो जाती है कई बार बच्चों को, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो फॉर्मुलेशन है, उसमें से निमोसलाइड को हटा दिया गया है और एज का ध्यान रखा जाए। तो जो फार्मासिस्ट है वो ध्यान रखते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को गलती से अगर किसी ने लिख भी दी तो वो उसको रोकेगा कि नहीं, इस पेशेंट को हम कोई दूसरी दवा देंगे, ये दवा नहीं देंगे। दूसरा एक और अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ, उसमें भी काफ़ी सारे ड्रग इंस्पेक्शन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती हैं, जो ये सारे हैं, जिसमें ज्वाइंट पेन है, टायर्डनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हाइपोग्लिसिमिया है, कीटो एडिसोसिस है, ग्लूकोसूरिया है, ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ जब हम लोग उनको दे रहे होते हैं। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में हमारा जो रिपोर्टिंग है वो हम कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक इस दवाओं को दे सकते हैं। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो हम आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी बात की, जहाँ पे हमने देखा कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, लेकिन हम सभी को जानना चाहिए। और हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति दवाएं खा रहा है या हम ही दवा खा रहे हैं या हम किसी को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दे रहे हैं या उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, फार्मासिस्ट हों, पेशेंट्स हों या आम जन हों, उन सभी को दवाओं के ऊपर लगातार एक कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है और उसकी रिपोर्टिंग, अगर कोई भी ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या एडवर्स ड्रग इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करने की जरूरत है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को या फिर आईपीसी को। और इसी के लिए ही हम लोग जो है वो इस समय नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक जो है वो मना रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी को सेलिब्रेशन का एक पार्ट आप मान सकते हो इस लेक्चर को जो हमने दिया। तो हमारे आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उन तक ये जानकारी आपको पहुंचानी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये सारी कंटेंट आपको पसंद आया है तो वो आप अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो आप हमें यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे, तो यूट्यूब पे आप हमें फॉलो करके रखे हुए। तो यूट्यूब पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सोर्स सेक्शन में आपको होम पेज पर यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलती है। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनके जो नॉलेज है वो उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं, यूनिट वाइज वीडियोज़ हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। नोट्स और वो सब कुछ चाहिए, फ्री में चाहिए कुछ आपको PDF वगैरह जो भी हम उपलब्ध कराते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस पे जाकर के ले सकते हो। फेसबुक पे भी आप, हमारा पेज भी है, हमारा फेसबुक पे जो है वो हमारा ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम नोट्स, वीडियोस इत्यादि आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है जिसका नाम डॉक्टर PK डॉक्टर MP क्लासेस है। वहाँ पर भी जाकर के आप कुछ फ्री कंटेंट्स हैं, कुछ पेड कंटेंट्स हैं, जो आप वहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, जाके कि यूनिट वाइज नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें फॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लगातार प्रोवाइड करते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आपके कमेंट्स हैं, कोई आपकी चीज़ें हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।